सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग बोल सकते हैं कि एक हमारे जियोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्या है, हमारा ओशिनियोग्राफी है। आप बोल सकते हैं कि आपके क्लास 11th के एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर क्या है, आपका 12 है, जिसमें क्या लिखा गया है, आपका ओशियन वाटर लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग आज यही चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जो कि क्या है, आपके एग्जाम्स के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बताए तो अगर बोल सकते हैं कि आपका दो टॉपिक है, एक क्या है आपका, एक क्या आपका क्लाइमेटोलॉजी है, और दूसरा क्या आपका ओशियन वाटर या ओशिनियोग्राफी। ये दोनों ऐसे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि यहाँ से बोल सकते हैं कि एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंस कितना है, अगर आप क्या करोगे, जाके इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी में, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको जाकर देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो आपका चैप्टर है, यानी जो आपका ओशिनियोग्राफी चैप्टर यानी समुद्र विज्ञान, यह कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें हम जो जो एक एक बात जो भी बोलेंगे वो सब क्या है, आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी उठा के पढ़ाएंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को हम आज कवर करेंगे। और ये आपका चैप्टर क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओशिनियोग्राफी एक ऐसा चैप्टर है, मतलब कि इससे जो क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ओशिनियोग्राफी या आपके क्लास 11th एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ओशियन वाटर। तो ये हम आज कराएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ओशिनियोग्राफी, यानी ग्राफी वर्ड जहां भी दिखेगा, मतलब ओशिनियोग्राफी यानी हम लोग समुद्र विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। अब समुद्र विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोग समुद्र के बारे में जो भी जितनी भी सारी जानकारियां है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम बोल सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, यानी पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर क्या है, जल की उपस्थिति है। यानी हम अगर सारे ग्रहों में बात करें, हमारे पास 8 प्लानेट है, यानी 8 ग्रह है, जिसमें से हमारी पृथ्वी ही मात्र एक ऐसी ग्रह है जिस पर क्या है, आपके जल की उपस्थिति है। इस पृथ्वी ग्रह पर जल की उपस्थिति होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जीवन संभव है। और इसी पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू प्लानेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे क्या है, आपका जल है। अब जहां जल है वहां पे क्या है, जीवन संभव है। तो एक पृथ्वी ही मात्र हमने आपको बता दिया कि ऐसी ग्रह है जिस पर क्या है, जल की उपस्थिति है। अब जो हमारी पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी पर अगर हम बात बताएं, तो हमारे पृथ्वी पर 71%, यानी 71% क्या है आपका, 71% अगर हम बात करें, तो आपका 71% क्या हो जाता है, आपका वाटर हो जाता है। यानी जो हमारी जो पृथ्वी है उस पर बोल सकते हैं कि हमारा जो 71% एरिया है उस पर क्या है, जल ही जल है। और जो आपका 29% एरिया बच जाता है, यानी आपका जो 29% एरिया बच गया, यानी ये क्या है, आपका 29% एरिया है, इस पे क्या है, आपका लैंड है, यानी इस पे क्या है, आपकी भूमि है। तो हमने आपको बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, यानी जो हमारी पृथ्वी है उसके 71% भाग पे तो क्या है, आपका जल है, यानी वाटर है। लेकिन उसके 29% भाग पर ही क्या है, केवल भूमि है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर जल कितना ज्यादा है। तो जल का क्या क्या महत्व है, जल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन सभी चीजों को क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया कि हमारी जो पृथ्वी है उसका जो पूरा एरिया है, यानी उसके पूरे क्षेत्रफल का 71% भाग पर क्या पाया जाता है, आपका वाटर पाया जाता है। और आपका 29% भाग पर क्या पाया जाता है, केवल जमीन, यानी केवल लैंड पाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक था। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया कि अब हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब जो हम बहुत, अब यहाँ से जो हम चीजें लिखवाते जाएंगे वो सब क्या है, आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है कि साथ साथ में हो सके तो मेरे साथ आपको भी लिखते चलना है, क्योंकि ये सारे जो हम लिखवाएंगे वो सब क्या होंगे, इंपॉर्टेंट लाइन होंगे, जो कि क्या है आपके एग्जाम्स में पूछे गए। तो देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है कि हमारे पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का, यानी हमारे पृथ्वी सतह पर जितनी भी जल पाई जाती है, यानी मान लीजिए क्या, हमारे पृथ्वी पर जितनी भी जल पाई जाती है, तो पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का जो हमारा 97% जल है, यानी 97% जल क्या होता है,
आपके ओशियन में पाया जाता है। अब क्या करें हम लोग 100% जल ले लिया और उसको अब हम लोग क्या करें उसको बांट रहे हैं कि इसमें से कितना भाग कहाँ पाया जाता है, कितना भाग कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं कि आपके पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का आपका 97% भाग कहाँ पाया जाता है, आपके ओशियन में पाया जाता है। यानी टोटल जल का 97% जल कहाँ पाया जाता है, आपके महासागरों में और सागरों में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि हमारी पृथ्वी है जिस पर क्या है पूरा जल है। तो पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का 97% भाग कहाँ पाया जाता है, आपके ओशियन में पाया जाता है। जो ओशियन में पाया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, सलाइन वाटर बोलते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं, लवणीय जल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सलाइन वाटर, लवणीय जल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लवणीय जल। ये क्या हो गया आपका लवणीय जल। तो हमने आपको क्या बताया कि हमारे पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का क्या हमने किया कि टोटल उपस्थित जल का आपका जो 97% भाग है बच्चों, वो कहाँ पाया जाता है, आपके ओशियन में पाया जाता है। और जो आपके ओशियन में जल पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सलाइन वाटर। सलाइन या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लवणीय जल। अब सलाइन वाटर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या है, खारेपन की मात्रा क्या है, अधिक है। यानी यहाँ का जो जल है उसमें जो सैलिनिटी है वह क्या है, अधिक है, और वह मनुष्य के पीने लायक नहीं है। तो अब जो आपका पूरे जल का तो 97% जल कहाँ पाया जा रहा है, आपके ओशियन में पाया जा रहा है, जिससे हम लोग सलाइन वाटर कहते हैं। अब कितना बच गया हमारा, 3% बच गया। ठीक है, तो हमारे टोटल उपस्थित जल का तो 97% आपके ओशियन में पाया जा रहा है, और जो आपका 3% जल बच रहा है, इसमें क्या बच गया, आपका 3% जल बच गया। तो जो आपका 3% जल है वो फ्रेश वाटर के रूप में, फ्रेश वाटर का मतलब क्या हो गया कि ऐसा जल जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। तो आपका जो 3% जल है यह फ्रेश वाटर के रूप में, फ्रेश वाटर के रूप में यह कहाँ पाया जाता है, झीलों में पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है, ग्लेशियर में पाया जाता है, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिमनद बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपके लेक में पाया जाएगा, लेक में पाया जाएगा, आपके ग्लेशियर में पाया जाएगा, और कहाँ पाया जाएगा, आपके ग्राउंड वाटर में, यानी ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल, ईटीसी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी बहुत ही ज्यादा विस्तार से पढ़ाएंगे। तो हमने आपको क्या बताया कि हमारी पृथ्वी पर क्या है, हमारे पृथ्वी पर 100% मान लीजिए क्या है, जल है। तो हमने आपको बताया कि इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनेगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम क्या करें, इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, कि पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का 97% भाग, कितना, 97% भाग कहाँ पाया जाता है, आपके ओशियन में पाया जाता है। अब जो ओशियन में जल हमारा 97% पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सलाइन वाटर कहते हैं। सलाइन वाटर को हिंदी में क्या कहते हैं, लवणीय जल, जो कि क्या होता है, हमारे पीने लायक नहीं होता है। ठीक है, अब 97% भाग जो कि क्या है, इतना ज्यादा वाटर का क्या है, क्वांटिटी है, जो कि कहाँ पाया जा रहा है, आपके ओशियन में पाया जा रहा है, और वो भी क्या है, हमारे पीने लायक नहीं है। अब बच गया कितना, आपका 3% क्या हो गया, जल बच गया। तो जो मात्र 3% जल है वह क्या है, फ्रेश वाटर है, और जो कि क्या है, हमारे पीने लायक है। अब यह हमारे पीने लायक है तो यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यह जो आपका फ्रेश वाटर है जो कि कितना है, 3% है, यह आपके लेक में पाया जाता है, ग्लेशियर में पाया जाता है, ग्राउंड वाटर में पाया जाता है, स्वैम्प में पाया जाता है, आइस कैप्स में पाया जाता है, वो सब बाद में बताएंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि जो भी हमने बेसिक कुछ बताया वो उसको भी क्या करना, आप ऐसे ही लिखते चलना। ठीक है, कि हमारे पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं उसको आपको सुन सुन के लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि हम तो यहाँ पे शॉर्टकट में बता रहे हैं आपको कि हमारे पृथ्वी सतह का, लिख लीजिए, हमारे पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का 97% भाग, कितना हमने आपको बताया, 97% भाग आपका कहाँ पाया जाता है, ओशियन में पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सलाइन वाटर कहते हैं। सलाइन वाटर को हिंदी में क्या कहेंगे, लवणीय जल, जो कि क्या होता है, हमारे पीने लायक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो खारेपन की मात्रा होती है, यानी जो इसमें सैलिनिटी की मात्रा होती है वह क्या होती है, बहुत ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, और हमने आपको क्या बताया कि
97% तो ओशियन में पाया जा रहा है और बचा कितना 3%। तो 3% जो जल है वह फ्रेश वाटर के रूप में आपके झीलों, नदियों, तालाबों, ग्लेशियर यानी हिमनद में पाया जाता है। ठीक है, अब इतना आप लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग इसके आगे की कहानी को लेके चलते हैं। ठीक है, देखो तो इतना अब हम लोगों ने लिख लिया। तो अब जो आपका 3% जल है जो कि क्या है हमारे फ्रेश वाटर के रूप में कहाँ कहाँ पाया जा रहा है उसको देख लेते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं और कितनी बार पूछा गया है। आप जाके इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना कि हमारे पृथ्वी ग्रह पर फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है। यानी जो हमारी पृथ्वी ग्रह है इस पर हमारी जो पृथ्वी ग्रह है तो इस पे जो फ्रेश वाटर का सोर्स है यानी जो जल क्या है पीने लायक है तो वो कहाँ पर सबसे अधिक पाया जाता है। तो आपको भी बता रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी तो बता ही रहे हैं कि कहाँ पर पाया जाता है और इसको क्या करना है आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका 3% जल है इसको हम लोग करेंगे मतलब इसको 100% करके पढ़ेंगे कि इसमें से कितना परसेंट कहाँ पाया जाता है, कितना परसेंट कहाँ पाया जाता है। तो देखिए जो आपका 3% जल है उसको हम लोग देखते हैं जो कि क्या है आपके फ्रेश वाटर के रूप में है। 3% जल जो कि क्या है आपका फ्रेश वाटर है। ठीक है, फ्रेश वाटर है। अब जिसको भी समझ में नहीं आ रहा होगा वो क्या करेगा, क्लास को बंद करेगा, बैठ जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जो चीजें टफ होती है यानी जो भी टॉपिक क्या होता है टफ होता है वो हमें जल्दी समझ में नहीं आता है। क्योंकि अच्छी किताबों को पढ़ने में और समझने में टाइम लगता है। उसको सोचोगे आपकी एक बार पढ़ के हम क्या बन जाए, बहुत महान बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी टॉपिक अच्छा होता है और वहां से क्वेश्चन का वेटेज आपके एग्जाम्स में ज्यादा होता है तो उसको अगर नहीं समझ में भी एक बार में नहीं आता है तो उसको कई बार रिपीट करके पढ़ा जाता है तभी चीजें समझ में आती है। ऐसे एक बार में कोई भी चीज पढ़ने से नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से भाग जाएंगे, ऐसा नहीं। इसको एक बार पढ़ो अच्छे से और फिर जो बुक में लिखा है उसको भी जाके देखो क्या क्या बुक में लिखी गई है और फिर कोई दूसरा भी मतलब आप कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे तो पढ़ते ही होगे, वहां पर भी देखो कि कैसे पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए आपका जो 3% जल है हम क्या बता रहे हैं कि फ्रेश वाटर के रूप में आपका जो फ्रेश वाटर का जो सबसे बड़ा सोर्स है वह क्या है। तो आपका जो फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स है हमारे पृथ्वी पर वह क्या है, ग्लेशियर है। यानी क्या है आपका हिमनद है। तो आपका जो आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, आपका ग्लेशियर है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमारे ग्लेशियर में कितना परसेंट पाया जाता है। तो देखिए क्या है आपका ग्लेशियर। तो ग्लेशियर जो है आपका, ग्लेशियर में फ्रेश वाटर कितना पाया जाता है आपका 68.7%। यानी 68.7% जो आपका फ्रेश वाटर है वह कहाँ पाया जाता है, आपके ग्लेशियर में पाया जाता है। यानी 68.7% कहाँ पाया जाता है, आपके ग्लेशियर में पाया जाता है। जो कि ग्लेशियर क्या है, हमारे फ्रेश वाटर का क्या है, सबसे बड़ा सोर्स है। फिर ग्लेशियर के बाद आपका जो सेकंड नंबर आता है फ्रेश वाटर का वो क्या है आपका ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल। ठीक है, ग्राउंड वाटर में आपका फ्रेश वाटर कितना पाया जाता है, ग्राउंड वाटर में कितना पाया जाता है, तो आपका 30.1%। यानी ग्राउंड वाटर में आपका कितना हो गया 30.1%। तो हमने आपको क्या बताया कि हमारे पृथ्वी पर फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, आपका ग्लेशियर है। फिर सेकंड नंबर पे क्या है, आपका ग्राउंड वाटर है। अब ग्राउंड वाटर में आपका कितना परसेंट पाया जा रहा है, तो आपका 30.1% पाया जा रहा है। अब ग्राउंड वाटर के बाद हमारा क्या आ जाता है, देखिए ग्राउंड वाटर के बाद हमारा आ जाता है आपका सरफेस वाटर। हम बता रहे हैं कि हमारे सरफेस वाटर में कौन कौन सी चीजें आएगी। ठीक है, सरफेस वाटर प्लस अदर में बहुत सी चीजें होती है जहां पर पानी की मात्रा होती है। जैसे हमारा जो बॉडी है उसमें भी तो पानी है, जैसे मिट्टी है उसमें भी पानी है। तो अदर में क्या कर लेते हैं, देखिए तो जो आपका अदर है इसमें कितना परसेंट जल पाया जाता है, 0.9%। यानी इसमें 0.9% आपके अदर में। और जो आपका सरफेस वाटर है, इस सरफेस वाटर में अगर हम जल बताएं, यानी जो आपका सरफेस वाटर है इसमें जो आपका जल है वह 0.3% पाया जाता है।
सरफेस वाटर में आपका फ्रेश वाटर कितना पाया जाता है 0.3%। अब इस दोनों को ऐड करोगे, आप इस दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1.2%, यानी 1.2%। हमने आपको क्या बताया कि जो आपका सरफेस वाटर है वहां पे फ्रेश वाटर कितना पाया जाता है 0.3%। और फिर हमने आपको बताया कि जो आपका अदर वाटर, हमने बोला कि अदर में भी जैसे हमारी बॉडी हो गई, हमारा सॉइल हो गया, मिट्टी हो गया, वहां पर भी क्या पाई जाती है जल पाई जाती है, तो उसमें कितना होता है आपका 0.9%। अब इस दोनों को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया यानी जोड़ दिया, तो आपका कितना आ गया 1.2%। तो ये टोटल कितना हो जा रहा है आपका 100% हो जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया कि जो आपका फ्रेश वाटर का जो सबसे बड़ा सोर्स है वह क्या है आपका ग्लेशियर है, फिर क्या है सेकंड नंबर पे ग्राउंड वाटर है। फिर हमने आपको बताया कि सरफेस वाटर में क्या क्या चीजें आएंगी, तो देखिए सरफेस वाटर में आपकी कौन कौन सी चीजें आएंगी। जो आपकी सरफेस वाटर है, इस सरफेस वाटर में आपका सबसे पहले तो क्या आ जाएगा झील आ जाएगा। झील को इंग्लिश में क्या कहते हैं लेक, ठीक है। जो आपका लेक है वह क्या है, उसमें जो फ्रेश वाटर है वह कितना परसेंट पाया जाता है 87% पाया जाता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं सरफेस वाटर में 100% का लेके चल रहे हैं, ठीक है। और जो आपका स्वैम्प है, स्वैम्प को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वैम्प को हिंदी में क्या कहते हैं दलदल, स्वैम्प, स्वैम्प को हिंदी में क्या कहते हैं दल, ठीक है। तो आपके दलदल में फ्रेश वाटर कितना पाया जाता है, यानी जो आपका मार्शी लैंड होता है, स्वैम्प होता है, उसमें कितना फ्रेश वाटर पाया जाता है आपका 11%, 11% यानी 11%, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या आ जाता है आपकी रिवर आ जाती है। रिवर मतलब नदी। अब आपको ऐसे पता चलता होगा कि अरे झीलों में कैसे फ्रेश वाटर सबसे अधिक होता है, और हम भी जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे इस टॉपिक को तो हमें लगा कि झीलों से अधिक फ्रेश वाटर तो नदियों में होना चाहिए, लेकिन उल्टा है, ठीक। मतलब क्योंकि नदियां क्या होती है बहुत जगहों से प्रवाहित होती है, उसमें क्या होते हैं बहुत सारे जो वो क्या होते हैं कचड़े होते हैं वो उसी में जाते रहते हैं, तो वो क्या होता है वो उससे क्या होता है उसका पानी थोड़ा सा प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। लेकिन जो आपका झील है, झील में बोल सकते हैं कि वहां पे ज्यादातर एक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है। तो वहां का जो जल होता है वह क्या होता है ज्यादा फ्रेश होता है। तो आपकी जो रिवर है, रिवर में फ्रेश वाटर कितना पाया जाता है, आपके रिवर में फ्रेश वाटर 2% पाया जाता है। तो ये हो गया ना आपका 100%, ठीक है। तो देखिए अब आपको थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं, समझा तो रहे ही हैं लेकिन फिर से हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। कि देखिए हमने आपको क्या बताया, फिर से शुरू से बता देते हैं कि हमारी पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का 97% भाग आपके कहाँ पाया जाता है ओशियन में पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सलाइन वाटर कहते हैं, यानी लवणीय जल कहते हैं। अब कितना बचा हमारा 3% जल बचा। तो हमने आपको बताया कि 3% जल हमारा फ्रेश वाटर के रूप में झीलों, नदियों, तालाबों, ग्लेशियर में पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं अलवणीय झील, ठीक है, अलवणीय जल, झील नहीं सॉरी। तो हमने आपको क्या बताया कि अब हम लोग जो हमारा 3% फ्रेश वाटर है इसको हम लोग 100% लेके चलेंगे, यानी हमने इसको क्या बोला कि 100% का लेके चलेंगे, कि 100% में सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा कहाँ फ्रेश वाटर पाया जाता है, फिर उसके बाद क्या है। तो हमने आपको बताया कि हमारे पृथ्वी ग्रह पर हमारे फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है आपका ग्लेशियर है। ग्लेशियर के बाद सेकंड नंबर पे क्या है आपका ग्राउंड वाटर है, यानी भूमिगत जल है। फिर क्या है आपका सरफेस वाटर, सरफेस वाटर में आपका 0.3% पाया जाता है, और आपके अदर में क्या पाया जाता है 0.9%, और फिर इसको ऐड करेंगे तो 1.2% हो जाएगा। फिर हमने आपको बताया कि सरफेस वाटर में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो आपका सरफेस वाटर जो है उसमें आपका झील आ जाएगा, आपकी स्वैम्प आ जाएंगी यानी दलदल आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा आपकी रिवर आ जाएगी यानी नदियां आ जाएगी। इसमें हमने क्या किया कि अब हम लोग इसमें 100% का लेकर चल रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा किसमें जल पाया जाता है, यानी झीलों में क्या होता है कि आपके फ्रेश वाटर सबसे अधिक पाए जाते हैं। फिर क्या होता है आपके स्वैम्प में सबसे अधिक पाया जाता है, यानी दलदल में सबसे अधिक पाया जाता है। फिर क्या आपका रिवर में सबसे
कम पाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हमारे पृथ्वी सतह पर, यानी जो हमारी पृथ्वी ग्रह है उस पर उस पे जो फ्रेश वाटर की मात्रा है वह झीलों की तुलना में नदियों में अधिक पाई जाती है। यानी क्या कहेगा, देखिए हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसको एक बार समझिए, ठीक है। कि हमारी जो पृथ्वी ग्रह है उस पर जो फ्रेश वाटर की मात्रा है वह झीलों की तुलना में नदियों में अधिक पाई जाती है। तो वह क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी नदियों में क्या होती है, फ्रेश वाटर की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और झीलों में क्या होती है, अधिक होती है। तो आप क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, आपका बोल सकते हैं कि बेसिक चीज है। बेसिक चीज नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हम तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे ही। तो आपका ये जो बेसिक था उसको हमने लिखवा दिया। अब आप लाइव क्लास तो है नहीं कि हम आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमने आपको बोला उसको हम लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, सारी चीजें हम लिख दे रहे हैं कि हमारे पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का टोटल आप भी मेरे साथ में लिखते चलो, टोटल उपस्थित जल का 97% भाग, यानी 97% जल ओशियन में पाया जाता है, जिसे हम लोग लवणीय जल कहते हैं, जिसे लवणीय जल कहते हैं, ठीक है, लवणीय जल कहते हैं। तथा 3% जल फ्रेश वाटर के रूप में, फ्रेश वाटर, ये सब हम समझा दिए, इसलिए हम क्या करें, बस लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तथा 3% जल फ्रेश वाटर के रूप में रिवर, लेक, ग्लेशियर ईटीसी में पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। तो ये आपको भी क्या करना है, लिख लेना है, हमने जो अभी लिखा, ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है जो हमने लिखा है, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए। और जो हम यहाँ पे भी जो भी हमने चीजें बताया है उसको भी आपको लिखना है कि किसमें सबसे ज्यादा जल पाया जाता है। यानी हमारे पृथ्वी ग्रह पर फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, आपका ग्लेशियर है, फिर क्या है, ग्राउंड वाटर है, और फिर क्या है, सरफेस वाटर, और फिर अदर में हमने फिर आपको ये बताया कि सरफेस वाटर में कौन कौन सी चीजें आएंगी, यानी लेक आएगा, स्वैम्प आएगा, रिवर आएगा। तो अब हम लोगों ने ये कुछ बेसिक था, उसको बेसिक नहीं था, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ बोल सकते हैं कि अब जो आपके किताब में है उसको हम लोग देखते हैं कि जो आपका समुद्र है, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, अधस्थल के उच्चावच का विभाजन, यानी आपके बुक में टॉपिक है, देखिए अधस्थल के, अभी जो लिख रहे हैं समझ में नहीं आएगा, ठीक है, हम अभी समझा रहे हैं। अधस्थल के उच्चावच का विभाजन, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बैठती है पता नहीं क्यों, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिवीजन ऑफ द ओशियन फ्लोर, यानी डिवीजन ऑफ द ओशियन फ्लोर, ठीक है, ओशियन फ्लोर। हम आपको बता रहे हैं कि जो आप सागर देखते हो, यानी जो समुद्र देखते हो, तो जो आपकी समुद्र होती है उसके अंदर भी क्या होती है कि बहुत सी ऐसी कुछ
लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, यानी आकृतियां पाई जाती है। आप क्या करते हो कि यहाँ पे समुद्र देखते हो, ठीक है, यानी ये क्या हो गया, आपका समुद्र हो गया। तो आपने तो बस समुद्र को ऐसे देखा, यानी बस आप कहाँ तक जाते हो, आप समुद्र के तट तक आते हो। ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करते हो, जब गोवा में जाते हो, बीच पर घूमने जाते हो, तो क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा तटों के किनारे रहते हो, यानी वहां पे, यहाँ पे रहते हो, ठीक है। लेकिन जो आपका समुद्र है, समुद्र के नीचे भी बोल सकते हैं कि बहुत सी ऐसी आकृतियां पाई जाती है जिसको हमें क्या करना है, पढ़ना है। यानी देखिए, जैसे जैसे क्या है, आपकी समुद्र है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, समुद्र है, तो जैसे जैसे आप इसके नीचे जाओगे, यानी जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाओगे, तो क्या होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स दिखेंगे, यानी अलग अलग तरह की क्या दिखेगी, आकृतियां दिखेंगी। तो ये तो आपने समुद्र का बस ये वाला भाग देखा कि हम क्या है, यहाँ पे बस खड़े हैं और हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है। लेकिन आप जैसे जैसे समुद्र में नीचे की तरफ जाओगे, यानी ये तो क्या हो गए, आप समुद्र के तट पर खड़े हो, लेकिन हमने क्या बताया कि जैसे समुद्र के अंदर इंटर करोगे आप, तो आपको क्या होगा, बहुत सी ऐसी आकृतियां दिखेंगी जिसको क्या करना है, आज हमें पढ़ना है। यानी ये क्या हो गया, गहराई के साथ क्या हो रहे हैं, आप नीचे जा रहे हैं, तो इसमें बहुत सी ऐसी आकृतियां पाई जाती है जिसको हमें पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि हमने जो डिवीजन ऑफ द ओशियन फ्लोर लिखा है, यानी अधस्थल के उच्चावच का विभाजन, अब उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप लोग क्या कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या क्या ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि समुद्र में जैसे अंदर इंटर करोगे, उसमें बहुत ही ज्यादा कुछ कुछ आकृतियां दिखती हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो उसका पहले नाम लिख देंगे, फिर आपको समझाएंगे। पहले फिगर बना लेते हैं, डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे मान लीजिए जल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये समुद्र के नीचे वाला भाग हो गया, ठीक है। यह क्या हो गया, आपका समुद्र का नीचे वाला भाग हो गया। यहाँ पर क्या है, आपका पानी ही पानी है, ठीक है, पानी है, पानी पानी, गाना सुने हो, मैं पानी पानी हो गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, पानी है, यानी वाटर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब इसमें जो भी ये सब कुछ कुछ दिख रहा है, ये जो आकृतियां दिख रही हैं, इसका कुछ कुछ नाम दिया गया है, ठीक है। अब उसको हम लोग देखते हैं कि जो आपकी यहाँ पर दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, आपका कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। और जो इसके नीचे की आकृति है, जो इसके नीचे की क्या है, ये आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो इतना चीजें समझ में आ रही है कि हम इसको क्या बोल रहे हैं, जो ऐसी कुछ आकृति दिख रही है जिसका क्या है कि जो ढाल है वह क्या है, थोड़ी सी कम है, तो उसको हम लोग क्या, हम लोगों ने नाम दिया, उसको हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला। और यहाँ पे जो आपको तीव्र ढाल दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। अब जो आपको यहाँ पे ये कुछ उच्च आकृति दिख रहा है, उठा हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ओशियोनिक रिज या कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, इसको ओशियोनिक रिज बोलते हैं, ओशियोनिक रिज। रिज को हिंदी में क्या कहते हैं, कटक कहते हैं। आप लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा होगा, तो उसमें कटक को पढ़ा होगा कि कटक का निर्माण कैसे होता है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बता देंगे कि कटक महासागरों में कैसे बनता है। तो इसको क्या बोलेंगे, ओशियोनिक रिज। रिज क्या है, RIDGE, ठीक है, इसको रिज, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कटक। और जो आपको यहाँ पे एरिया कुछ दिख रहा है, जो इसके आगे कुछ एरिया आपको दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेन, यानी महासागरीय मैदान। अब हमारे महासागरों में भी क्या पाया जाता है, मैदान पाया जाता है, यानी प्लेन पाया जाता है। अब देखेंगे कि वह प्लेन महासागरों में कैसे बनता है। तो देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेन, कॉन्टिनेंटल
प्लेन, ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेन। और ये जो आपका नीचे है, जो नीचे धंस गया है, उसको क्या कहते हैं? ट्रेंच कहते हैं। जो आपका ट्रेंच है यह महासागर का क्या है? सबसे गहरा भाग होता है। यानी जो आपकी ट्रेंच है वह क्या होती है? आपके महासागर की सबसे गहरी भाग होती है। तो यह क्या हो गई? आपकी ट्रेंच हो गई। तो हमने आपको क्या बताया कि महासागर जो आप यानी जो समुद्र देखते हो तटों पर खड़ा होके, बस उतना ही तक वह सीमित नहीं है। उसके अगर आप अंदर में एंटर करते हो तो उसमें क्या पाई जाती है? बहुत सी ऐसी आकृतियां पाई जाती है जिसके बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो आपकी पहली जो आकृति है वह क्या है? आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? यानी महासागरीय, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में भी महाद्वीपीय शेल्फ ही बोला जाता है, ठीक है। यानी ये जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसका हिंदी भी क्या लिखा गया है? महाद्वीपीय शेल्फ है। और इसका जो आपका ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है इसको हिंदी में बोलते हैं महासागरीय ढाल, ठीक है। और ये आपको पता ही चल गया कि महासागरीय कटक है इसका हिंदी, यानी ओशियोनिक रिज को हिंदी में क्या कहते हैं? महासागरीय कटक कहते हैं। और ये जो आपका कॉन्टिनेंटल प्लेन है इसको क्या कहते हैं? महासागरीय मैदान। और ये जो आपका ट्रेंच है इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं खाई, खाई, ठीक है, यानी गड्ढा, गड्ढा नहीं मतलब खाई बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आपको क्या करना है? ये डायग्राम बना लेना है कि, और इसमें जो जो भी हमने लिखा है उसको भी आपको क्या करना है? वहां पे लिख के दर्शा देना है कि ये क्या है, वो क्या है। अब ये सारी चीजें क्या है उसको हम बताते चल रहे हैं कि आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या हो गया, आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या हो गया, और फिर क्या आपका ओशियोनिक रिज क्या है, और आपका कॉन्टिनेंटल प्लेन क्या है, और फिर आपका ट्रेंच क्या है। तो इन सबको पढ़ने के लिए आप तैयार हैं? समझने के लिए तैयार हैं? तो अब हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और यहाँ पर एक हम चीज बना लेते हैं बस, यहाँ पे क्या है? माउंटेन है, और इस पहाड़ से क्या निकल रही है? नदियां निकल रही है। इस पहाड़ से क्या निकलेगी? नदी निकलेगी, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ को पढ़ते हैं, यानी जो आपकी महासागरीय शेल्फ होती है वह क्या होती है। तो देखिए पहला क्या आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। तो देखिए जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है ये क्या होता है कि यह महासागर का सबसे उथला हुआ भाग होता है। उथला हुआ भाग का मतलब क्या होता है? यानी यह क्या? सैलो पार्ट है। सैलो पार्ट का मतलब क्या होता है? नॉट डीप, यानी यह क्या है? गहरा नहीं है। यह क्या है? आपका सैलो, सैलो पार्ट है। यानी यह जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यानी जो आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ को वहां पे देख रहे हो वह क्या है? आपके महासागर का क्या है? सबसे उथला हुआ भाग है, यानी उसकी क्या है? गहराई कम है। यानी महासागर जैसे ही महासागर में आप एंटर करते हो तो सबसे पहले जब उसके अंदर जाते हो तो सबसे पहले क्या आएगा? आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा, जिसकी क्या होती है कि गहराई जो होती है वह क्या होती है? कम होती है। तो जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? यह महासागर का उथला हुआ भाग है। उथला हुआ भाग का मतलब सैलो पार्ट है। सैलो पार्ट का मतलब क्या होता है? नॉट डीप, यानी यह क्या है? आपका गहरा नहीं है, नॉट डीप, ठीक है। यह आपका क्या है? गहरा नहीं है। तो आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ समझ में आ गया। हमने आपको क्या बताया कि जो आप महासागर है आप तटों पर खड़ा होकर देखते हो बस वहीं तक सीमित नहीं है। आप जैसे ओशियन में या समुद्र में अंदर एंटर करोगे तो आपका सबसे पहला चीज क्या आएगा? आपका सबसे पहला चीज कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा। अब जो आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, यानी जो आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है यह महासागर का क्या है? सबसे उथला हुआ भाग है। उथला हुआ भाग का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में सैलो पार्ट कहते हैं। सैलो पार्ट का मतलब नॉट डीप, यानी वह क्या है? गहरा नहीं है। और जो इसकी ढाल प्रवणता होती है, इसकी ढाल प्रवणता कितनी होती है? 1 डिग्री से भी क्या होती है?
कम होता है। यानी जो इसकी ढाल प्रवणता है, अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ की कोई पूछे कि इसकी ढाल कितनी है, यानी ढाल प्रवणता कितना है, तो इसका जो ढाल प्रवणता है 1 डिग्री से भी क्या होता है, कम होता है, यानी 1 डिग्री से भी क्या होता है, कम होता है। तो आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में पहली चीज हमने आपको बताया कि यह क्या है, आपका महासागर का सबसे उथला हुआ भाग है, यानी गहरा वाला भाग नहीं है। तो अब इसके बारे में हम क्या बता रहे हैं कि जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहीं पर नदियां क्या करती है, अब पहाड़ों से क्या आ रही है, नदी आ रही है। तो जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहीं पर नदी आके क्या करती है, अपने डेल्टाज का फॉर्मेशन करती है। यानी डेल्टा मतलब कि जो भी अपने साथ में सेडिमेंट्स लाती है, यानी अवसाद लाती है, उसको क्या करती है, इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले स्थान पर ही क्या करती है, लेकर जमा कर देती है। यानी समुद्रों में जैसे ही यह एंटर करती है हमारी रिवर, तो अपने अवसादों को कहाँ जमा करती है, इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले जगह पर जमा कर देती है। और जो आपका ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है समुद्र में, यहाँ पर कम गहराई होने के कारण यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी अधिक होता है। फिशिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर लोग मछली पकड़ने के लिए लोग ज्यादा जाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ की क्या है, जो आपकी गहराई है वह क्या है, कम है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या होता है, आपकी फिशिंग एक्टिविटी होती है, आपकी क्या होती है, फिशिंग एक्टिविटी होती है, फिशिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है। इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपका क्या होता है, फिशिंग एक्टिविटी होता है। यानी यहाँ पे जो हमारे मानव है वह क्या करते हैं, मछलियों को पकड़ने का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी क्या है, समुद्र की गहराई कम है। अब एकदम से अधिक गहराई वाले में तो नहीं ना मछली पकड़ने के लिए चले जाओगे, पता चला कि हम ही चले गए, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, गहराई क्या होती है, कम होती है। तो आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ समझ में आ गया कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, वैसा समुद्र का वैसा भाग जो कि क्या होता है, जिसकी गहराई क्या होती है, कम होता है। और यह समुद्र का सबसे उथला हुआ भाग है, यानी नॉट डीप, यानी क्या है, यह गहरा नहीं है। तो अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ हम उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया। अब हमारा क्या बच जाता है, आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप है। यानी हमने क्या पढ़ा, आपका ये क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो खत्म हो गया। अब हमारा क्या है, बोलो, हमारा क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ठीक है। तो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको समझ में आ गया। अब हम क्या चलते हैं, आपके कॉन्टिनेंटल स्लोप पर, यानी महाद्वीपीय ढाल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, इतना दूर तक का भाग क्या है, आपका इतना दूर तक का भाग हमने यहाँ से एरिया लिया, और यहाँ तक के एरिया को हमने क्या नाम दिया, आपका यहाँ से यहाँ तक के एरिया को हमने क्या नाम दिया, बताइए क्या है, आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। यानी ये वाला एरिया तो क्या हो गया, आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसको शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल स्लोप को पढ़ेंगे, ठीक है। यानी आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, तो देखिए कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है कि कॉन्टिनेंटल स्लोप, एक मिनट पहले हमको यहाँ पे लिख लेने दो, लिख लेते हैं तब आपको बताएंगे, ठीक है। ये क्या होगी आपकी कॉन्टिनेंटल, तो देखिए अब कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है कि कॉन्टिनेंटल स्लोप की शुरुआत वहां से होती है, ध्यान से सुनिए कि कॉन्टिनेंटल स्लोप की शुरुआत वहां से होती है। हम क्या बोल रहे हैं, आपको भी बोलना है कि कॉन्टिनेंटल स्लोप की शुरुआत, यानी जो आपकी ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, इसकी शुरुआत वहां से होती है जहां पर आपका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वह अति तीव्र ढाल से क्या होता है, समाप्त होता है। हमने आपको क्या बताया कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी सॉरी कॉन्टिनेंटल स्लोप की शुरुआत वहां से होती है, कहां से होती है, जहां पर जो आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वह अति तीव्र ढाल से समाप्त होती है। यानी यहाँ पे क्या है, आपका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है यह क्या है, बहुत ही यहाँ पे, अब यहाँ से क्या हो जा रहा है, तीव्र ढाल स्टार्ट हो जा रहा है। यानी यहाँ पे आप स्लोप देख रहे हो कि कितना खड़ा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप समझ में आ गया कि कॉन्टिनेंटल स्लोप किसको कहते हैं, कि कॉन्टिनेंटल स्लोप की शुरुआत वहां से होती है
जहां पर जो आपकी कॉन्टिनेंटल सेल्फ है वह अति तीव्र ढाल से क्या होती है, समाप्त होती है, और वहीं से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप है इसकी अगर कोई आपसे ढाल प्रवणता पूछे तो इसकी जो ढाल प्रवणता होती है वह 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के बीच तक होती है। यानी यह इतना बोल सकते हैं कि एकदम सीधा ढाल इसका होता है। ठीक है, यानी इसकी जो ढाल प्रवणता है वह 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच तक होता है। तो आपको पहला चीज समझ में आ गया कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है। अगर यहाँ की चीजें ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में कर देना, हम फिर से डायग्राम बना के अगले वीडियो में इसको समझा देंगे। ठीक है, आपका कमेंट देख के। तो आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ समझ में आ गया कि यह क्या है, समुद्र का सबसे उथला हुआ भाग है। यानी यह क्या है, इसकी गहराई कम है, और ये इसकी गहराई कम होने के कारण यहाँ पे क्या होती है कि फिशिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, और फिर हमने आपको बताया कि कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप की शुरुआत वहां से होती है जहां पर आपकी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वह आपकी अति तीव्र ढाल से क्या होती है, समाप्त होती है। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है और कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है। इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन एकदम सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए भी दे देता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है। फिर आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे आपका आ जाएगा ओशियोनिक रिज। इसको क्या हमने बताया था, ये जो खड़ा सा दिख रहा है समुद्र में आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओशियोनिक रिज। ओशियोनिक रिज यानी महासागरीय कटक। अब आपका जो ओशियोनिक रिज होता है यानी समुद्रों में अंदर कुछ उठी सी आकृति आपको देखने को मिलती है। तो ये जो आपका महासागरों में ओशियोनिक रिज है यह कैसे बनता है, अब इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए महासागरों में जो होता है कटक, यानी अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ओशियोनिक रिज को पढ़ रहे हैं। ओशियोनिक रिज, बहुत से ऐसे मतलब लोग नहीं, बहुत से ऐसे दोस्त आए होंगे मेरे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि टफ टॉपिक है, तभी तो यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। तो समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो क्या करेंगे, मोबाइल रख के छोड़ देंगे, अपना शॉर्ट्स देखने लगेंगे। तो वैसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो चीज बोल सकते हैं कि मुमकिन होता है उसी को तो आपको करना है। तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको क्या करना है, अच्छे से समझना है। अब जो आपका ओशियोनिक रिज होता है यह महासागरों में कैसे बनता है, तो देखिए ये जो महासागरों में ओशियोनिक रिज होता है यह कैसे बनता है कि दो प्लेटों के डाइवर्जेंट मूवमेंट से क्या बनता है, आपका ओशियोनिक रिज बनता है। अब आपने क्या किया होगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा होगा। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम आपको प्लेट बता दे रहे हैं कि जो हमारी यह पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। और ये जो आपका लिथोस्फीयर है यह छोटे एवं बड़े प्लेटों में पेट कहने सॉरी यह जो आपका लिथोस्फीयर है यह छोटे एवं बड़े प्लेटों में क्या है, विभाजित है। तो इस तरह हमारे पृथ्वी पर 7 बड़े प्लेट और 20-22 छोटे प्लेट पाए जाते हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है, आपका प्लेट होता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो महासागरों में ओशियोनिक रिज बनता है यानी महासागरीय कटक बनता है वह कैसे बनता है। तो देखिए यह आपका कैसे बनता है, जब दो प्लेटें डाइवर्जेंट मूवमेंट में होती है। यानी यह क्या हो गया, मान लीजिए ये एक प्लेट हो गया और ये दूसरा प्लेट हो गया। जब दो प्लेट, ये तो अभी क्या है एकदम पास में, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाती है। तो दूर जाती है तो क्या होता है कि नीचे का मैग्मा क्या होता है, ऊपर आता है, जिससे क्या होता है कि आपका ओशियोनिक रिज बनता है। अब इसको हम क्या करें, आपके फिगर में समझा रहे हैं, यानी डायग्राम पे क्या करें, समझा रहे हैं। मान लीजिए ये क्या हो गया, आपका एक प्लेट हो गया और ये क्या हो गया, आपका दूसरा प्लेट हो गया। ये क्या हो गया, आपका दूसरा प्लेट हो गया। तो हमने आपको क्या बताया कि जब दो प्लेटें डाइवर्जेंट मूवमेंट करती है यानी एक दूसरे के क्या करती है, विपरीत गति करती है। यानी एक प्लेट कह रही है कि हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, हम तो इधर चलेंगे, और ये भी कह रहा है कि जाओ ना, तुम नहीं आओगे तो हम क्या तुम्हारे पास जाएंगे थोड़े ना। ये भी कह रहा है कि हम भी अपना रास्ता इधर लेके चलेंगे। ठीक है, तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो क्या होता है कि आपके नीचे क्या है, आपका नीचे क्या है, मैग्मा है। यानी मैग्मा है,
यानी एस्थेनोस्फीयर में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आपका मैग्मा पाया जाता है। तो जैसे ही दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो बीच में क्या बन जाता है, फॉल्ट बन जाता है, यानी दरार बन जाता है। तो होता क्या है कि इसके अंदर की मैग्मा, यानी इसके अंदर की मैग्मा क्या होती है, सतह के बाहर आती है। अब यह जैसे जैसे सतह के बाहर आएगी तो कुछ ऐसी आकृतियां बनाते जाएगी। अब यह सतह पर आकर क्या होगी, ठंडी होती जाएगी। तो क्या होगी, यह आपकी कुछ ऐसी आकृतियां बनाते जाएंगी, ऐसी आकृतियां बनाते जाएंगे, ठीक है। तो यह महासागरों में क्रिया जो होता है वो हमेशा मतलब चलते रहता है, और यह बहुत ही क्या स्लो प्रोसेस है, बहुत ही धीरे धीरे होता है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो आपका ओशियोनिक रीज होता है, यानी जो आपकी महासागरीय कटक होती है, उसका निर्माण महासागरों में कैसे होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो आपके अंदर का मैग्मा आता है और वह आके बाहर क्या होता है, ठंडा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके ओशियोनिक रिज का निर्माण होता है। तो देखिए यह क्या है, थोड़ा सा वर्ल्ड मैप बना रहे हैं कि आपका ओशियोनिक रिज कहाँ पाया जाता है, ठीक है। छोटा बनाएंगे, आपको भी वर्ल्ड मैप बहुत ही आसानी से बनाने आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपका यहाँ पे क्या हो गया, ग्रीनलैंड, यहाँ पे आपका अफ्रीका, एंड यहाँ पे इंडिया, फिर क्या है देखो यहाँ पे क्या आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इतना हमको नहीं बनाना है। यहाँ पे क्या आपका यूरोप है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, यानी हमें किससे मतलब है, अटलांटिक ओशियन से मतलब है। इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन कहते हैं, अटलांटिक ओशियन कहते हैं। तो जो आपका अटलांटिक ओशियन में अगर आप देखते हो तो जो आपका कटक है, यानी ओशियोनिक रिज क्या होता है, इसमें देखने को मिलता है। जो आपका अटलांटिक ओशियन है इसमें आपका जो कटक है वह क्या है, एस शेप में, कुछ एस शेप में क्या है, फैला है, ऐसे करके क्या है, यह फैला है। यह देखिए यहाँ पर भी क्या है, ऐसे करके हमारे अटलांटिक ओशियन में क्या है, आपका ओशियोनिक रिज फैला है, यानी महासागरीय कटक फैला है। यह क्यों फैला है, क्योंकि महासागरों में क्या हो रही है, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है और अंदर से मैग्मा बाहर आ रहा है, और बाहर आके क्या कर रहा है, वह ठंडा हो रहा है, और यह कुछ इस तरह पहाड़ों की तरह आकृति बनाते जाता है। तो यह तो पानी के अंदर रहता है, और कभी कभी यह आकृति क्या होता है कि पानी के बाहर आ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं, यानी द्वीप कहते हैं। जैसे क्या आपका आइसलैंड है, आइसलैंड भी क्या है, वह एक तरह का कटक ही था, लेकिन वह पानी के सतह के जब अंदर था तो कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे ही पानी के सतह के ऊपर आता है तो वह क्या बन जाता है, आपका आइलैंड यानी द्वीप बन जाता है। तो यह क्या है कि आपका जो कटक है यानी ओशियोनिक रिज है, वो आपको अटलांटिक ओशियन में क्या बोल सकते हैं कि एस शेप में, कुछ एस शेप में ऐसा देखने को मिलेगा। यह क्या है, आइसलैंड से लेके आपके बोवेट आइलैंड तक फैला है। बोवेट आइलैंड एक छोटा सा यहाँ पे क्या है, आपका आइलैंड है, और यहाँ पे क्या है, आइसलैंड है, ठीक है। तो यह जो आपका महासागरीय कटक है वह आपके अटलांटिक ओशियन में एस शेप से लेकर एस शेप में क्या है, फैला है। तो आपको ओशियोनिक रिज समझ में आ गया कि ओशियोनिक रिज क्यों बनता है, यानी ओशियोनिक रिज क्यों बनता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो क्या होता है, अंदर का मैग्मा बाहर आता है, और क्या होता है, आपका महासागरीय कटक का निर्माण होता है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि हमारा महासागरीय कटक क्या होता है, उसको भी देख लिया। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं आपका कि कॉन्टिनेंटल प्लेन क्या होता है, यानी महाद्वीपीय मैदान क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि यह क्या होता है कि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से बनता है, और ये जो आपका कॉन्टिनेंटल प्लेन है इसका विस्तार महासागरों में सबसे अधिक है। अगर महासागर में कोई आपको आकृति देखने को मिलता है सबसे बड़ी मात्रा में, तो वह क्या है, आपका कॉन्टिनेंटल प्लेन है, यानी महाद्वीपीय मैदान है। तो यह जो आपका कॉन्टिनेंटल प्लेन है यह महासागरों में बनता कैसे है, तो यहाँ से क्या करती है, नदियां लाती है अपने साथ अवसादों को, लाई लाई लाई, और यहाँ पर क्या कर दी, जमा कर दी।
तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से क्या होता है कि आपके महासागरों में भी क्या बन जाता है, एक मैदान बन जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका कॉन्टिनेंटल प्लेन कहते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, ट्रेंच, कि ट्रेंच क्या होता है, और ट्रेंच कौन कौन से ओशियन में कौन कौन से ट्रेंच स्थित है, यानी मरियाना ट्रेंच का आपने नाम सुना होगा, और जापान ट्रेंच, फिलीपींस ट्रेंच, तो ये सब क्या है, फेमस फेमस ट्रेंच है ट्रेंच है जिसका नाम आपको याद रखना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि महासागरों में ये जो ट्रेंच है ये कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए महासागरों में जो आपका ट्रेंच होता है, ट्रेंच दो प्लेटों के आपस में टकराने से बनता है। अब दो प्लेट जब आपस में टकराती है तो कैसे बनता है, आप सभी ने प्लेटों की तीन तरह की गति को देखा होगा कि एक क्या होती है, एक प्लेटें जब आपस में टकराती है उसको अभिसारी गति कहते हैं, और जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है उसको अपसारी कहते हैं। अब और जब दो प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल क्या करती है, मूव करती है, तो उसको समानांतर गति कहते हैं। तो देखिए अब प्लेटें क्या होती है कि हम आपको क्या बता रहे हैं कि हमारे ट्रेंच का, महासागरों में ट्रेंच का निर्माण कैसे होता है, यानी जो आपकी ट्रेंच है वह हमारे महासागर में कैसे बनती है। तो जो आपकी ट्रेंच है वह महासागरों में कैसे बनती है, दो प्लेटों के आपस में टकराने से क्या बनता है, आपका ट्रेंच बनता है। एक मिनट पानी पी लेते हैं। हम क्या बता रहे हैं कि आपके दो प्लेटों के आपस में टकराने से क्या बनता है, ट्रेंच बनता है। तो वह कैसे प्लेटें आपस में टकराती है, कैसे ट्रेंच बनता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए ये क्या हो गया, आपका एक प्लेट हो गया, और यह क्या हो गया, आपका नीचे की तरफ जा रहा है। और हम एक चीज और बता दे रहे हैं कि जब भी आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट तथा ओशियोनिक प्लेट आपस में टकराती है तो जो आपका ओशियोनिक प्लेट होता है वह नीचे की तरफ सबसाइड कर जाता है। क्यों, क्योंकि जो आपका ओशियोनिक प्लेट होता है वह कॉन्टिनेंटल प्लेट की तुलना में क्या होता है, भारी होता है। तो जो चीजें ज्यादा भारी होती है वह क्या होती है, नीचे की तरफ जाती है। तो आपका जो आपका ये क्या हो गया, आपका ओशियोनिक प्लेट हो गया। अब इससे टकरा कौन रहा है, इससे आपका टक्कर मार रहा है कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो हमने अभी आपको बताया कि जब भी कॉन्टिनेंटल प्लेट तथा ओशियोनिक प्लेट आपस में टकराती है तो उसमें जो आपकी ओशियोनिक प्लेट होती है वह क्या हो जाती है, नीचे चली जाती है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या हो जाता है, इसके ऊपर आ जाता है। तो ये क्या हो गया कि दो प्लेट क्या हो गई, आपस में टकरा रही है। अब जब दो चीजें आपस में टकरा रही है तो जो चीज भारी है वह क्या हो गया, नीचे चला गया, जो चीज भारी है वह नीचे चला गया। यानी यह क्या है, आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट नहीं है, यह क्या है, आपका ओशियोनिक प्लेट है। ओशियोनिक प्लेट, प्लेट 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 सॉरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम सब पढ़ा देंगे अच्छे से। ठीक है, कि ओशियोनिक प्लेट क्या होता है, आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होता है, यह क्या हो गया आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, यह क्या हो गया आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो हमने आपको क्या बताया कि जब भी ओशियोनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी तो जो चीजें भारी होती हैं वह क्या होती है, नीचे की तरफ सबसाइड कर जाती है, यानी वह नीचे की तरफ धंस जाती है। तो जो आपका ओशियोनिक प्लेट होता है वह क्या होता है, वह कॉन्टिनेंटल प्लेट की तुलना में क्या होता है, भारी होता है। तो यह क्या हो जाएगा, नीचे धंस जाएगा। तो अब जैसे ही यह नीचे धंसता है तो इसके ऊपर क्या है, समुद्र है, यानी क्या है, समुद्र है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या बन जा रहा है, एक गड्ढा बन जा रहा है, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं, खाई कहते हैं, खाई, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, खाई। ठीक है, तो आपको महासागरों में ट्रेंच कैसे बनता है आपको समझ में आ गया कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो होता क्या है कि जो आपका ओशियोनिक प्लेट होता है यानी जो भारी होता है वह नीचे की तरफ सबसाइड कर गया, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वह ऊपर ही रह जाता है। तो इन दोनों के टकराने से एक बीच में गड्ढा बनता है, यानी खाई बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेंच कहते हैं। तो आपके अटलांटिक ओशियन में भी कुछ कुछ ट्रेंच है, और आपके पैसिफिक ओशियन में भी कुछ ट्रेंच है, और आपके इंडियन ओशियन में भी ट्रेंच है। तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो उन सभी ट्रेंच का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ट्रेंच समझ में आ गया
कि ट्रेंच बनता कैसे है महासागरों में। ये जो भी हम चीज बता रहे हैं उसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं पढ़े होगे तो आप कमेंट करना कि हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का क्या करेंगे, क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ओशियनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट जब दोनों एक दूसरे से टकराती है तो जो प्लेटें भारी होती है वह नीचे की तरफ सबसाइड कर जाती है, यानी धंस जाती है, जिससे क्या होता है कि एक खाई बनता है, उसी को क्या कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं। अब हम लोग जो हमारे अटलांटिक ओशियन में जो भी हमारे ट्रेंच है उसको देख लेते हैं। तो देखिए जो आपका अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन में क्या है, बहुत सी ट्रेंच स्थित है, उनका हम लोग नाम देख लेते हैं। तो आपका जो सबसे पहला ट्रेंच है अटलांटिक ओशियन में, उसका नाम क्या है, प्यूर्टो रिको, यानी पहले का नाम क्या है आपका, प्यूर्टो रिको, इसको क्या बोलते हैं, प्यूर्टो रिको। और आपके दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, दूसरे वाले को दूसरा जो ट्रेंच है उसको क्या बोलते हैं, देखो व्हाइट ही ले लेते हैं, बुचानन ट्रेंच, बुचानन ट्रेंच। ये क्या कर रहे हैं हम, आपके जो भी अटलांटिक ओशियन में ट्रेंच स्थित है उसका हम नाम लिखवा रहे हैं। तो पहला क्या आपका प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, दूसरा क्या है बुचानन है, और तीसरा क्या आपका रोमांस ट्रेंच, इसको भी क्या बोलते हैं, रोमांस ट्रेंच, ठीक है। और फिर रोमांस के बाद क्या आता है आपका, मोस्ले ट्रेंच, मोस्ले ट्रेंच, ठीक है, मोस्ले ट्रेंच के बाद क्या आता है आपका वाल्विडिया ट्रेंच, वाल्विडिया, देखिए वाल्विडिया, इसको कैसे लिखते हैं, देखो वाल्विडिया ट्रेंच, ठीक है, वाल्विडिया ट्रेंच। तो इतना क्या है, आपको जो भी हमारे अटलांटिक ओशियन में जो भी हमारे ट्रेंच है उसका क्या करना है, आपको नाम देखना है। तो इसमें से आपका पहला क्या हो गया, आपका प्यूर्टो रिको हो गया, दूसरा क्या हो गया, बुचानन हो गया, और आपका तीसरा क्या हो गया, रोमांस ट्रेंच हो गया, और आपका चौथा क्या हो गया, मोस्ले ट्रेंच हो गया, और आपका पांचवा क्या हो गया, वाल्विडिया ट्रेंच हो गया। तो ये आपके अटलांटिक ओशियन में क्या है, कुछ कुछ जो ट्रेंच है जिनका नाम आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये जो आपको अगर इतना नहीं याद कर पा रहे हो तो इतना याद कर लेना कि प्यूर्टो रिको ट्रेंच कहाँ स्थित है, तो वह कहाँ है, आपके अटलांटिक ओशियन में स्थित है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पैसिफिक ओशियन में जो भी हमारे ट्रेंच है, यानी हमारे प्रशांत महासागर में जो भी हमारे ट्रेंच है उसको देखते हैं। तो देखिए पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन में हमारे क्या है, जो भी ट्रेंच है उसको देखते हैं। तो पैसिफिक ओशियन में आपका पहला ट्रेंच क्या है, अल्यूशियन ट्रेंच, पहले का नाम क्या है, अल्यूशियन ट्रेंच। ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये आपका अल्यूशियन ट्रेंच कहाँ स्थित है, तो यह नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में स्थित है। यह कहाँ है स्थित, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में स्थित है, क्योंकि ऐसे ही पूछा है कि नॉर्थ में स्थित है कि साउथ में स्थित है। तो जो आपका अल्यूशियन ट्रेंच है वह कहाँ है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में स्थित है। और आपका दूसरा क्या हो गया, आपका दूसरा क्या हो गया, टास्करोरो गर्त, इसको क्या क्या बोलते हैं, टास्करोरो गर्त, ठीक है, टास्करोरो गर्त। तो आपका अल्यूशियन ट्रेंच हो गया, टास्करोरो गर्त हो गया, और फिर क्या आपका तीसरा क्या है, टोगा कर्माडेक। ये सब लोग नाम क्या कर रहे होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे कि ये सब क्या है, टास्करोरो गर्त, टोगा कर्माडेक गर्त, टोगा कर्माडेक। और जो चीजें हम सुनते नहीं है, जो चीजें हम लोग पढ़ते नहीं है वही आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, पढ़ना है। आपका पहला क्या हो गया, अल्यूशियन ट्रेंच हो गया, जो कि क्या है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में है। और आपका दूसरा क्या हो गया, टास्करोरो गर्त हो गया। तीसरा क्या हो गया, टोगा कर्माडेक ट्रेंच। और आपका चौथा क्या हो गया, आपका फिलिपीन ट्रेंच भी है, और फिर क्या है आपका जापान ट्रेंच भी है, सब इसी में है, जापान ट्रेंच, ठीक है, जापान ट्रेंच।
फिर क्या आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मरियाना ट्रेंच, यानी मरियाना की खाई, क्या आपकी मरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। यह क्या है, विश्व की सबसे क्या है, ट्रेंच, यह क्या है आपके विश्व की सबसे गहरी खाई है। यह क्या है, जो आपकी मैरियाना ट्रेंच है, यह क्या है आपकी विश्व की सबसे क्या है, गहरी खाई है। तो इतना क्या है आपको, आपका जो पैसिफिक ओशियन है उसमें जो जो भी हमारे ट्रेंच है उसको याद करना है कि हमारे पैसिफिक ओशियन में कौन कौन सी ट्रेंच है। आपका पहला क्या हो गया, अल्यूशियन ट्रेंच, फिर क्या आपका टास्करोरो गर्त, फिर आपका टोगा कर्माडेक गर्त, और फिर क्या आपका फिलीपीन ट्रेंच है, फिर आपका जापान ट्रेंच है, फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैरियाना ट्रेंच, जो कि क्या है आपके पैसिफिक ओशियन में स्थित है। अब हमारे इंडियन ओशियन में बस एक ट्रेंच है, उसका क्या नाम है, 90 ईस्ट रिज। आपका जो इंडियन ओशियन है, उस इंडियन ओशियन में क्या है, बस आपका क्या है, एक ट्रेंच है, उसका नाम क्या है, 90 ईस्ट रिज, 90 ईस्ट रिज, ठीक है। 90 ईस्ट रिज क्या है, उसका नाम है, उसको जो कि कहाँ है, एकदम उसका एग्जैक्ट लोकेशन बता दे रहे हैं। यह कहाँ है, आपके बे ऑफ बंगाल में स्थित है, बे ऑफ बंगाल में क्या है, स्थित है। तो इस तरह क्या हो गए हमारे जो भी ट्रेंच है, अटलांटिक ओशन में जो भी हमारे ट्रेंच थे उसको देख लिया हमने, और जो हमारे बोल सकते हैं कि हमारे पैसिफिक ओशियन में जो भी ये ट्रेंच है उसको हमने देख लिया। और हमारे इंडियन ओशियन में क्या है, बस एक ट्रेंच था जो कि क्या था, 90 ईस्ट रीज है, उसको भी हम लोगों ने देख लिया। तो बोल सकते हैं कि आज हमने क्या किया, बहुत से जो ऐसे टॉपिक्स थे जहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इतना आपको क्या करना है, कवर करना है ओशिनियोग्राफी के बारे में। और फिर जो इसका अगला वीडियो होगा हम उसको भी क्या करेंगे, एक दिन क्लास में लेके उसको, मतलब जो भी अब चीजें इसमें बच गई है, इसमें बहुत सी चीजें क्या है अभी बची हुई है, जिसको क्या करना है कि पढ़ना है, वहां से भी हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पहले इतना पढ़ना, क्योंकि एक ही क्लास में सारी चीजें करा देंगे तो कोई देखेगा भी नहीं, कहेगा इतना सारा एक तो समझ में नहीं आ रहा है और इसी में ऊपर से इतना क्या क्या हमने पढ़ लिया। तो आपको क्या करना है, ये जितना भी हमने चीजें अभी आपको पढ़ाया है ये सारे आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जाके आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, वहां पे इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो और चीजें जो इसमें बच गई हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक है जो कि क्या है अभी इसमें बच गया है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।